क्या बिजली का फी यूनिट 285 रुपए का करने का फैसला हो चुका है? आज क्या फैसला हुआ है इस जीवन में? कल के जलसे में दी जाने वाली धमकी किसके औसान पर सवार हुए बैठी है? बांग्लादेश के वाकये को इमरान खान से जोड़ने का हरबा किसने आजमाया और क्या पैगाम पहुंचाया है? जस्टिस काजी फायजीसा और उनके भाई की जाती जमीन के साथ क्या हुआ? नई सर्वे रिपोर्ट में पाकिस्तान का हाल मौजूदा हुकूमत ने क्या कर दिया है? काबिल अजमेरी का लिखा हुआ है, वो हर मकाम से पहले, वो हर मकाम के बाद, सहर थी शाम से पहले, सहर है शाम के बाद, हर इनकलाब मुबारक, हर इनकलाब अजाब, शिकस्ते जाम से पहले, शिकस्ते जाम के बाद, चरागे बज़्मे सितम है हमारा हाल न पूछ, जले थे शाम से पहले, बुझे हैं शाम के बाद, ये रात कुछ भी नहीं थी, ये रात सब कुछ है, तुलुए जाम से पहले, तुलुए जाम के बाद, वही ज़बां वही बातें मगर कितना फर्क, तुम्हारे नाम से पहले, तुम्हारे नाम के बाद। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की क़यादत में सवाबी के अंदर जलसा किया। सवाबी के अंदर जलसे की मुख्तलिफ तरह की तस्वीर जो है वो मंजर आम पे आई। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक पोस्ट की कि देखें कि खाली कुर्सियों के साथ बातचीत की जा रही है। अली अमीन गंडापुर साहब जो थे वो स्टेज के ऊपर मौजूद थे, साथ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दीगर रहनुमा मौजूद थे और सामने कुर्सियाँ खाली थीं और वाकई खाली थीं। कुर्सियाँ खाली थीं और वो उनको बता रहे थे, आवाज़ से बुला रहे थे। वो तब की फुटेज है कि जब इस जलसे के हवाले से तैयारियां जारी थीं, लेकिन जब जलसा हुआ, कुर्बो जवार के लोग पहुंचे, पंडाल कम पड़ गया, लोग जो है वो बाहर भी खड़े रहे, मोबाइल फोन्स की टॉर्च उठाए रोशनियां करते रहे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सवाबी के अंदर एक बड़ा जलसा किया और वो जलसा बनता भी था क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत मौजूद थी। और अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जलसा ना करते और इतनी बड़ी तादाद में ना करते तो और कहां पे करते, और खैबर पख्तूनख्वा में वो इतनी अवाम ना निकालते तो खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत बनने का फिर कोई जवाज नहीं बनता था। और ये पहला जलसा था जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद किया गया। अब कल के जलसे में मुख्तलिफ रहनुमाओं की तकारीरें, उनको एक तरफ रखें, ऑफिशियल्स को देखें कि ऑफिशियल्स का स्टैंड क्या है। जो सियासी रहनुमा हैं उनकी तकारीरों में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पे तलखी भी बहुत ज़्यादा होती है और वो बड़क भी बहुत मार देते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल्स होते हैं वो जो बात करते हैं उनकी बातें जो हैं वो वजन रखती हैं। अब ऑफिशियल वहां पे कौन था? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब अगर कोई बात करेंगे तो उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो वफाक को, अगर वफाक के हक में होगी तो वफाक को फायदा पहुंचा सकती है, और अगर वफाक के हक में नहीं है तो वफाक को उस पर टेंशन हो सकती है। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने कल खड़े होकर यह बात कर दी कि मैं एक तारीख दूंगा इस्लामाबाद जाने की, और अगर उस तारीख पर इस्लामाबाद में जलसा ना किया तो मेरा नाम बदल देना। अब अगर कोई ऑफिशियल, और वो भी वज़ीर आला की पोस्ट पे बैठा हुआ, वो बाकायदा तौर पे ये धमकी लगाए, क्योंकि ये धमकी इस तनाजुर में है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिली थी। फिर एक वक्त आया कि 22 तारीख को उन्होंने जलसे की इजाज़त दे दी कि आप 22 तारीख को जलसा कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये 5 अगस्त के बाद वो जलसों की एक नई तहरीक शुरू करना चाहती थी। अब इस ज़मन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अगर इस्लामाबाद में जलसे की कॉल दे देती है तो फिर इस्लामाबाद के अंदर एक और धरना अगर शक्ल इख्तियार कर जाता है तो फिर किसके लिए मुश्किलात होंगी। और हुकूमत जो है उसकी अभी की इंटेंशंस आप ये देखिए कि हुकूमत के बयानात जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। मुख्तलिफ वज़रा के मुख्तलिफ तनाजुर में बयानात आ रहे हैं। एक वजीर जो है वो अगर हुकूमत के हक में बयान दे रहा है तो दूसरा वजीर ये कह रहा है कि हमारा तो खजाना खाली है। एक फिच की रिपोर्ट के ऊपर तशवीश का इजहार कर रहा है तो दूसरा वजीर क्या कह रहा है, ये तो मानी नहीं रखती। अब इसमें लग ये रहा है कि हुकूमत के मानी कितने बाकी हैं, वो एक अहम सवाल है। आज साहिबजादा हामिद रजा जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर बात की कि आप जिसको जेल में भेजना चाहते थे वो जेल के अभी भी 10 बाय 12 के कमरे के अंदर मौजूद है, लेकिन आप जो हैं वो किस तरीके से आपने अय्याशी की। वो कहते हैं कि जिसको आपने दबाना चाहा
लोग जो हैं अपने सियासी रहनुमाओं की जिस तरीके से बातें करते हैं वो उन्हें जान लेना चाहिए कि कौन बैरून मुल्क जाके अपना इलाज करवाता है, कौन बैरून मुल्क भाग जाता है, किसके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, किसकी जायदादें बढ़ी हुई हैं। तो वो देखिए कि उसके ऊपर करप्शन के केसेस कितने हैं और उसकी जायदादें कितनी बढ़ी हुई हैं। और अभी हालिया आप अवाम की नब्ज के ऊपर अगर हाथ रख के देखें मामले को, तो आपको ये मालूम पड़ेगा। राय आमा मालूम करने का एक इदारा है पल्स कंसल्टेंट, उसने एक हालिया सर्वे किया। उस सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के शहरी इलाकों के 74% अफराद जो हैं वो माहाना आमदनी से अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे, जो कि निहायत तशवीशनाक है। उन्हीं 74 से 59% अफराद ने अपनी घरेलू अशिया की खरीदारी में कमी से महीना गुजारा है और उनमें से 39% अफराद ने दूसरों से रकम उधार लेके गुजारा किया, जबकि 11% लोगों ने नौकरी के अलावा पार्ट टाइम काम शुरू किया। 26% अफराद ऐसे हैं जिन्होंने आमदनी से अपने अखराजात पूरे करने में वो कामयाब रहे, लेकिन उनमें से भी अक्सरियत जो थी वो पहले बचत करती थी और इस माह उनकी सेविंग नहीं हो पाई। और सर्वे में कई अफराद ने जवाब में एक से ज्यादा ऑप्शन भी बयान किए हैं, यानी ये इंटरेस्ट शो किया है। अमूमी तौर पे होता ही है कि जब सर्वेस करवाए जाते हैं, मुख्तलिफ सवालात पूछे जाते हैं, सवालात जो पूछे गए उन्हीं का हाँ और ना के अंदर जवाब देना होता है, लेकिन लोग जो है वो जल्दी जल्दी में उसे टेक भी कर देते हैं। लेकिन इस सर्वे में जो लोग जिन्होंने इंटरेस्ट शो किया उन्होंने उसकी जगह पे इजाफत के तौर पर मुख्तलिफ और भी वजूहात बयान की हैं, जिससे लोगों की संजीदगी और परेशानी जो है वो आया होती है कि लोग इस वक्त किस मुश्किलात का शिकार हैं और मुश्किलात से बचने के लिए वो हुकूमत की तरफ कोई तवज्जो रखते हैं या हुकूमत से बेजार हुए बैठे हैं। ये एक सवाल है। फिर दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो भी सियासत खेल रही है। हुकूमत को और किसी तरफ नहीं जाना, हुकूमत को देखना है तो अपने सियासी हरीफ को देखना है और उस पर पॉइंट स्कोरिंग करनी है। ख्वाजा आसिफ साहब, हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब 7 दिसंबर 2020 को एक ट्वीट करते हैं कि 50 साल पहले आज के दिन 1970 के आम इंतखाबात हुए, अवामी लीग को अक्सरियत मिली लेकिन वोट को इज्जत ना मिली, नताइज तस्लीम ना हुए, एक फौजी आमर का जाती एजेंडा कौमी एजेंडे पे गालिब आया, पाकिस्तान दो लख्त हो गया और आज 50 साल बाद भी वोट की इज्जत की जंग जारी है और विफाक को खतरात लाहक हैं। अल्लाह हमें किसी सानहे से महफूज रखे। ये 4 साल पहले की। फिर आज 6 अगस्त 2024 को वो कहते हैं बांग्लादेशी अवाम ने फैसला दे दिया कि गद्दार कौन है और कौन था, बेटी को पनाह कहां मिली, मुजीबुर रहमान के मुजस्समों के साथ क्या हो रहा है। तारीख ने अपनी वर्डिक्ट दे दी है। मानिए पीटीआई को कोई जाके बता दे कि मकाफात अमल बड़ी बेरहम होती है। ख्वाजा आसिफ साहब, मकाफात अमल एक ही जगह पर नहीं टिकती, मकाफात अमल दोहराई जाती है और दोहराया जाना ही उसके नाम की निशानी है कि वो बार बार दोहराई जाए। अब आज से 4 साल पहले आप मुख्तलिफ स्टैंस रख रहे थे और आज के 4 साल बाद आपका मुख्तलिफ स्टैंस है। उस वक्त आपने किसी को तनकीद का निशाना बनाना था और अब भी आपने किसी को तनकीद का निशाना बनाना है। मुल्क के हालात ये हैं कि हम जो बिजली खरीदते हैं 2016 में जो 3 रुपए का यूनिट मिलता था, अब वो 285 रुपए का खरीदना पड़ रहा है। आईपीपी से 285 रुपए का, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे वजीर तवानाई अवैस लगारी साहब कह रहे हैं। उन्होंने यह बताया है कि एक आईपीपी का 2016 में 3 रुपए वाला यूनिट आज 285 का है। आइंदा बिजली जो है वो हुकूमत नहीं खरीदेगी, सारिफीन बराह रास्त खरीदेंगे। यानी आप ये कहते हैं कि 285 का यूनिट हम जाके खरीदें। उन्होंने कहा आईपीपीज का मसला उठा हुआ है, इस पे एहतजाज भी हो रहा है, चेयरमैन पीपीआईबी ने इसको मौखिर करने का कहा हुआ है। हमने तो सिर्फ आईपीपीज के मुआहिदों की तफसीलात मांगी हैं। कैपेसिटी चार्जेस का जिम्मेदार कौन है? 70-80% से कम सलाहियत वाले प्लांट्स क्यों चल रहे हैं? ये हमारे वजीर तवानाई कहते हैं अवाम को रिलीफ देना हमारा एजेंडा है। जब ये आईपीपीज लगे उस वक्त खित्ते के ममालिक में किस रेट पे मुआहदे हुए थे? प्लांट्स की जो हीट एफिशिएंसी है उसका कब कब ऑडिट हुआ था? आईपीपीज पूरा इफरीत बन चुका है। तो हुजूरे वाला 50% से ज्यादा जो हैं वो सरकारी लोगों के, पूछे उनसे। आपकी सरकार के बकिया जो हैं उनको सियासतदानों की सपोर्ट हासिल है, पूछे उनसे। उन्होंने कहा हम सब अपने अपने अदवार में हुकूमत में रह चुके हैं, सब मालूमात ले चुके हैं अपनी हुकूमत में, हमें मालूमात छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आप जब कहते हैं कि उनकी एफिशिएंसी क्या थी और तब वो कितनी कीमत पे लगे, पूछे जरा जरदारी साहब से कि जरदारी साहब ये क्यों लगवा दिए। पूछे मियां नवाज शरीफ साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब ये आपके दौरे हुकूमत में क्यों लगे। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि आईपीपीज ने कितना फ्रॉड किया है, हम पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली पैदा करते हैं, वजारत तवानाई ने मुल्क को तबाह कर दिया।
जबकि सेक्रेटरी तवानाई का कहना था कि आज की कैपेसिटी के मुताबिक 236 अरब यूनिट्स बिजली बना सकते हैं और बिजली की कम तलब के बायस हम सालाना 132 अरब यूनिट्स बिजली बना सकते हैं। इस वक्त मुल्क में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 42,000 मेगावाट है। कुछ प्लांट्स जो है वो रिटायर्ड होने से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 39,600 मेगावाट उनकी रह चुकी है। आईपीपीज को अदायगियां जो है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे नहीं होती, मान लिया अदायगियां उनकी कंडीशंस पर होती हैं। हम 5 प्लांट्स बंद करने जा रहे हैं, कर दें। वो कहते हैं ये तासुर गलत है कि हमारी बिजली की पैदावारी सलाहियत 45 मेगावाट है, यानी 45,000। 350 यूनिट वाले सारिफ का बिल 19,000 होगा। 86% सारिफीन 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। वजीर तवानाई कहते हैं कि अगर बिजली महंगी पैदा होती है तो उसके टैरिफ को यकसा करने के लिए हुकूमत 170 अरब की सब्सिडी देती है। 2025 से 2027 तक बिजली की कीमत बढ़ जाएगी, यानी आप हमें ये बता रहे हैं कि फिर बढ़ेगी, और आइंदा 10 साल सिस्टम में आने वाली बिजली के मंसूबों का असर नौ जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि नंदी पार और गुड्डू पार को फरोख्त कर रहे हैं। हमारे पास मुकम्मल डेटा ही नहीं है, आइंदा बिजली हुकूमत नहीं खरीदेगी, सारिफीन बराह रास्त बिजली खरीद सकेंगे। जब आप खुद क्लेम करते हैं 3 रुपए वाला यूनिट 8 सालों में 285 रुपए तक पहुंच गया। प्लांट को 24 घंटे ऑन रखने की कीमत कैपेसिटी चार्जेस होती है। बिजली कंपनीज के मुलाजमीन को सालाना 15 अरब की मुफ्त बिजली दी जाती है, उसका कोई हिसाब नहीं। ये सेक्रेटरी पार्ट डिवीजन आज इंकशाफ कर रहे हैं कि बिजली कंपनीज के 1,90,000 मुलाजमीन जो है उनको सालाना 15 अरब की मुफ्त बिजली दी जाती है। हमारी इंडस्ट्री की बिजली तलब जो है वो 25% है और हमारी इंडस्ट्री की खपत मजीद कम होती जा रही है। इस पे आप तवज्जो नहीं दे रहे। 10 से 11,000 मेगावाट लोड पंखों का है, जबकि सर्दियों में लोड 11,000 मेगावाट तक होता है, तब भी बैठ के हम कैपेसिटी चार्जेस दे दें। यानी आपने उसका डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ। गुज़श्ता साल इंडस्ट्री से 244 अरब लेके घरेलू सारिफीन को दिए गए। 400 यूनिट्स वाले 2.5 करोड़ सारिफीन को 592 अरब रुपए सब्सिडी दी जाती थी और अब 692 अरब रुपए तक हो गई है। लेकिन ये सब्सिडी बढ़ाते जाएंगे। वो 1,90,000 मुलाजमीन को सालाना 15 अरब की जो मुफ्त बिजली दी जाती है वो भी तो हमारी जेबों से निकलनी है। कैपेसिटी चार्जेस जो है वो भी तो हमारी जेबों से निकलने हैं। गर्मियों के बजाय सर्दियों में कैपेसिटी कम हो जाएगी, वो भी तो हमारी जेबों से निकलनी है। तो हम क्यों 285 रुपए पे कर रहे हैं? वो सारा आप हम में बांट देते हैं। अब आप आके कहते हैं ये महंगे यूनिट्स लगे हुए थे, हमें नहीं पता। खुदा के लिए हमें इस अफरीद से बचाइए, इस तरफ को तवज्जो दीजिए। अपने सियासी मुखालिफिन को दबाते दबाते आपने अवाम को दबा के रख दिया। और पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी पे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनके अहल खाना ने एक इकदाम उठाया कि हज़ारों मुरब्बा फीट ज़मीन जो है बलूचिस्तान हुकूमत को अतिया करती है। काजी फाइज ईसा साहब का जो ख़ानदान है उसने 31,680 मुरब्बा फीट ज़मीन जो है, स्क्वायर फीट ज़मीन बलूचिस्तान हुकूमत को अतिया की है। और काजी ख़ानदान ने ज़मीन जो है वो हुकूमत को देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को ख़त लिख दिया है और इस ख़त पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और काजी अजमत ईसा के दस्तखत है। काजी फाइज ईसा के ख़ानदान की जानिब से भेजे गए इस ख़त के अंदर ये बताया गया कि अतिया की गई जो अराजी है वो ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी के साथ वाक़, और ख़त में यह भी कहा गया था कि अराजी अवाम के मफाद में बतौर इन्वायरमेंटल सेंटर यानी माहौलियाती सेंटर के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी और काजी ख़ानदान की ये अराजी जो है वह 14 अगस्त से हुकूमत के सपुर्द कर दी जाएगी। काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से जो कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत से मुल्हिका ज़मीन अतिया करने के चर्चे हैं 2020 अगर चले जाएँ तो उनकी जानिब से जो डिक्लेयर्ड शुदा असासे थे उनकी तफसील के मुताबिक ज़ियारत के अंदर उनका जो वरासती प्लॉट था उसका बड़ा हिस्सा हुकूमत के गैर कानूनी कब्जे के अंदर था, जिस पे हुकूमत का गैर कानूनी कब्जा था। क्या ये वही ज़मीन है? क्या ये वहाँ से वागुजार करवाई गई है? अब वहाँ से वागुजार करवा के भी, यानी जिस पे हुकूमती कब्जा था उसे वागुजार करवा के भी काजी साहब ने वापस हुकूमत को दे दी। बहुत अच्छा इकदाम है। इस तरह के इकदाम जो हैं वो मज़ीद लोगों को भी उठाने चाहिए। लेकिन काजी साहब ने जो 31,680 स्क्वायर फीट मतलब 5.8 केनाल ये ज़मीन बनती है जो उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान को अतिया की है, जबकि दूसरी तरफ चौधरी एतजाज़ एहसन साहब जो हैं मुल्क के मारूफ वकील जो हैं उनका जो आबाई कस्बा मंगूवाल गुजरात है वहाँ पे मुफ्त बॉयज़ और गर्ल्स स्कूल है, वो चौधरी एतजाज़ एहसन खुद तामीर करवा रहे हैं 6 एकड़ में, मतलब 48 केनाल ज़मीन, मतलब 2,61,360 स्क्वायर फीट, और 1 एकड़ की कीमत जो है ना वो कम से कम 5 करोड़ है। और मजबूरी तौर पे 6 एकड़ लगाएं
तो 30 करोड़ वो कीमत बनती है, वो भी उन्होंने अतिया की। तो इस तरह की खबरों की भी हौसला अफजाई करनी चाहिए। ठीक है, एक बड़ी मसनद पे बैठे हुए शख्स ने अगर कोई चीज़ अतिया की है तो दूसरे लोगों की भी तफसीलात मंजर आम पे आनी चाहिए, और इसको देखते हुए हुकूमत वक्त को भी कुछ शर्म खानी चाहिए। हुकूमत वक्त को भी इकदाम उठाने चाहिए कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम पे खर्च करने के लिए, अवाम को बताने के लिए आप भी तो कुछ बेचिए। लेकिन नहीं, हम तो लंदन के अंदर जो घर है उसकी तजीनो आराइश करवाएंगे, हो रही है। हम यहां पे घरों की तजीनो आराइश करवाते रहेंगे, लेकिन अवाम के सरों के ऊपर क्या छतें जो हैं वो कायम रहेंगी? ये एक बुनियादी सवाल है। क्या इसका जवाब आपके पास है? नहीं है तो सोचिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।